नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बाद की नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और ये देश के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने में नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तमिलनाडु के चेन्नई में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। वे कल पुदुचेरी जाएंगे। और उत्तराखंड के चमोली जिले में बचाव और तलाश का व्यापक अभियान जारी। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार और फार्मा सहित हर जगह निजी क्षेत्र की भूमिका देखी जा सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र की भूमिका के कारण भारत मानवता की सेवा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर निवेश और नई तकनीकों को नहीं अपनाया गया तो कृषि क्षेत्र मजबूत नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया कि केवल गेहूं और धान उगाने से अब आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को बुरा कहने की संस्कृति अब स्वीकार्य नहीं है और ऐसा करना देश के युवाओं का अपमान करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आश्चर्यचकित हैं कि लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि नए कृषि कानूनों की क्या आवश्यकता थी, जबकि किसानों ने उनके लिए कभी कहा नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने दहेज और 3 तलाक पर कानून की मांग नहीं की, लेकिन कानून बनाए गए क्योंकि वे प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है और यही कारण है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, भाव के साथ कर रहे हैं और इसलिए लगातार बातचीत होती रही है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कृषि से संबंधित कानून पारित किए जाने के बाद भी कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना हुआ है। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं उनका झूठ जल्दी ही जनता के सामने आ जाएगा। उन्होंने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की ताकि समाधान निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड बाद की एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और ये भारत के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब मूक दर्शक बना नहीं रह सकता, उसे एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में उभरना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के समय में विश्व में अलग अलग तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूक दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, नर्सों, कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भारत की दैवीय शक्ति बताया, जिसने वैश्विक महामारी के समय भारत को मजबूती प्रदान की। श्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा में बड़ी संख्या में शामिल होने वाली महिला सांसदों को भी धन्यवाद दिया। हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में उनकी भागीदारी भी ज्यादा थी, विचारों की धार भी थी, रिसर्च करके बातें रखने का उनका प्रयास था, और अपने आप को इस प्रकार से तैयार करके कि उन्होंने इस सदन को समृद्ध किया है, चर्चा को समृद्ध किया है। और इसलिए उनकी तैयारी, उनके तर्क और उनकी सूझबूझ, इसके लिए मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही संसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एकजुटता और नवाचार के माध्यम से ही सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जन स्वास्थ्य और जलवायु स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही दोनों हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। Two things will define how the progress journey of humanity will unfold in the times to come. First is the health of our people. Second, the health of our planet. Both are interlinked. उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत ये है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत मानवीय केंद्रित रवैये को ज्यादा महत्व देता है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से गरीब ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of the bigger and long-term picture. Climate justice is inspired by a vision of trusteeship, where growth comes with greater compassion to the poorest. मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने असम में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य इस कंपनी की यूरिया उत्पादन इकाइयों को कार्यरत रखना है। 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि से कंपनी में प्रतिवर्ष 3,90,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की क्षमता बहाल हो जाएगी। इससे समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को समय पर यूरिया उपलब्ध होगी। इससे कंपनी में कार्यरत करीब 580 कर्मचारियों का रोजगार बना रहेगा और 1,500 अस्थायी कर्मी भी काम में लगे रहेंगे। इसके अतिरिक्त
परोक्ष रूप से 28,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा। उत्तराखंड में चमोली जिले में आपदा स्थल पर आज दिन भर नौसैनिकों सहित विभिन्न बलों के करीब 800 से अधिक कर्मियों की टीम ने बचाव और तलाश अभियान जारी रखा। आज 2 और शव मिलने से मृतकों की संख्या 34 हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 170 लोग अब भी लापता हैं और उनमें से कुछ लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। लगभग 170 लोग अभी भी लापता हैं और 25 से 35 लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए आज चौथे दिन भी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों के बीच सुरंग में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहीं। हालांकि राहत टीम अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर तक ही पहुंच पाई है और पानी और कीचड़ के बहाव के चलते उनका काम मुश्किल हो गया है। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने आज कहा कि सुरंग में फंसे कर्मचारियों के 180 मीटर पर होने की संभावना है और उन्हें उम्मीद है कि बचाव दल उन तक जल्दी पहुंच जाएगा। खराब मौसम से आज राहत कार्य पर भी असर पड़ा, क्योंकि आसपास के बाढ़ प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। देहरादून से वैज्ञानिकों का एक दल भी आज घटनास्थल पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर गढ़वाल। तमिलनाडु में अधिकतर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलकर एक ही चरण में चुनाव कराए जाने का आग्रह किया है। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के मतदान के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा। निर्वाचन आयोग के 8 सदस्यों का एक दल कल पुदुचेरी में इस वर्ष अप्रैल और मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आज चुनाव अधिकारियों ने चेन्नई का दौरा और विचार विमर्श किया। इसके बाद ये दल 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेगा। चुनाव आयोग का दल पंजीकृत पार्टियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस के नोडल अधिकारियों से बातचीत करेगा और 12 तारीख को चुनाव से जुड़ी नियामक एजेंसियों, मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगा। पुदुचेरी चुनाव विभाग ने विचार विमर्श के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी पंजीकृत पार्टियों को निमंत्रण भेज दिया है। इस दल में दोनों चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार, महासचिव उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। 2021 में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के बजट पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम चर्चा करेंगे बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर। केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया है। रेलवे के लिए सकल बजटीय आवंटन 37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 53% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि माल ढुलाई के प्रति समर्पित पश्चिमी गलियारा और पूर्वी गलियारा जून 2022 से शुरू होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने ये घोषणा भी की है कि दिसंबर 2023 तक सभी बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे की वार्षिक योजना 2021-22 में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचागत विकास, टर्मिनल सुविधाओं के विकास, ट्रेनों की गति में वृद्धि, यात्रियों की सुविधा में सुधार और पुलों संबंधी सुरक्षा कार्यों सहित विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए इस बजट में अब तक का सर्वाधिक 12,985 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 72% अधिक है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ पर्यटकों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से बजट में यात्री ट्रेनों के लिए सुंदर डिजाइन वाले विस्टाडोम LHV कोच देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रणाली मानवीय भूल से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की आशंका को कम करती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखी की गई है।
श्री फडणवीस ने कहा कि करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की परियोजनाओं के बजटीय आवंटन प्राप्त हुए हैं। श्री फडणवीस ने कहा कि बजट में रेलवे, सड़क, जल संसाधन, कृषि और बुनियादी ढांचे में उन परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया जिनके लिए अगले वर्ष से अधिक धन रखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बाद की नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और ये देश के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने में नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, जन भागीदारी से भारत पेरिस संधि के अनुसार निर्धारित किए गए कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तमिलनाडु के चेन्नई में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। वे कल पुदुचेरी जाएंगे। और उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापक बचाव और तलाश अभियान जारी। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनावारुल हक। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवाब दिया और इसके बाद सदन ने इस प्रस्ताव को पारित किया। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के पश्चात दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए देश को सशक्त होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत ही इसका रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना सशक्त बनेगा उतना ही वो मानव जाति और विश्व कल्याण में अपनी भूमिका निभाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त विश्व ने एक नया आकार लिया था और ठीक उसी प्रकार कोविड-19 के बाद भी विश्व अपना आकार लेगा, लेकिन आज का भारत मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हमें भी एक मजबूत देश के रूप में उभरना होगा। जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो हमारी एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता। नए वैश्विक मॉडल में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि आज फार्मेसी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है और देश ने दुनिया को कोविड संक्रमण के दौरान दिखाया कि वह कैसे वैश्विक कल्याण के काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जितना सशक्त बनेगा, जितना समर्थ बनेगा, मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत के विचार आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के 130 करोड़ नागरिकों की संकल्प शक्ति का परिचय है कि विकट और विपरीत परिस्थितियों में देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और उसे हासिल करते हुए आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक एक शब्द देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करने वाला है और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने वाला है। इसलिए हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री ने महिला सदस्यों का विशेष रूप से धन्यवाद किया। किसान आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वो बातचीत के मेज पर आएं। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलनजीवी लोग किसानों के पवित्र आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, बल्कि एक विकल्प है। ऐसे में विरोध का कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन पवित्र है,
लेकिन किसानों के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया है। हमें आंदोलनकारियों एवं आंदोलन जीवियों में फर्क करने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि पहली बार इस सदन में ये नया तर्क आया कि ये हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? आपने लेना नहीं हो तो किसी पर कोई दबाव नहीं है। मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उसे विभाजित और भ्रमित पार्टी करार देते हुए कहा कि वो न तो अपना भला कर सकती है और न ही देश की समस्याओं के समाधान के लिए सोच सकती है। श्री मोदी ने कहा कि इस देश में दहेज के खिलाफ कानून बने, इसकी किसी ने मांग नहीं की, लेकिन प्रगतिशील देश के लिए जरूरी था, इसलिए कानून बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के छोटे किसान को कुछ पैसे मिले, इसकी किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, बाल विवाह रोकने के कानून की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए जरूरी था, इसलिए कानून बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के दौरान ही कांग्रेस के सदस्य लोकसभा से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को देश के लोगों को निराश करने वाला बजट करार दिया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके माध्यम से देश में ना जवान ना किसान का नारा दिया है। भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बजट में गांव, गरीब, वंचित वर्गों, किसानों आदि के कल्याण के साथ उन सभी लोगों को मौका दिया गया है जो भारत की स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री को सार्वजनिक रूप से कोरोना का टीका लगवाना चाहिए ताकि इस टीके को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ सके। समाचार लिखे जाने तक आज बजट पर सदन में चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा की कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट पर आज चर्चा शुरू हुई, जिसमें हिस्सा ले रही कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र को किसानों के मन की बात सुनते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून लाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि बजट गरीबों को समर्पित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप किसानों के मन की बात सुने। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून बनाकर एमएसपी को अनिवार्य करना चाहिए। भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों को 8 माह तक 40 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 8 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई। 20 करोड़ जनधन खातों से प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये पहुंचाए गए और इस पर कुल 30,950 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 7.43 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को 7.3 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराए गए। चर्चा आज अधूरी रही। आज राज्यसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 चर्चा के बाद पारित कर दिया। पोत परिवहन मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि सरकार देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बंदरगाहों का निजीकरण नहीं होगा और सरकार कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखेगी। मांडविया ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक का निजीकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों को पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने का फैसला किया है और इसी प्रक्रिया के तहत कोलकाता बंदरगाह का कायाकल्प किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले कोलकाता बंदरगाह घाटे में था, लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद अब वो लाभ की स्थिति में है और पेंशन सहित अन्य देनदारी भी खत्म कर दी गई है। मत विभाजन में विधेयक को 44 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया गया। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
इससे पूर्व विधेयक पर हुई चर्चा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। राज्यसभा ने आज अपने पूर्व सदस्य महेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर महेंद्र बहादुर सिंह के निधन का जिक्र किया। श्री सिंह का 26 अक्टूबर 2020 को 94 साल की उम्र में निधन हो गया था। श्री सिंह ने अप्रैल 1972 से अप्रैल 1978 तक उच्च सदन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने पाकिस्तानी नगर कराची की जेलों में करीब 400 भारतीय मछुआरों के बंद होने का दावा करते हुए सरकार से मांग की कि इन मछुआरों को रिहा कराया जाए। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब कुछ अन्य समाचार। देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,52,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.27% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 5 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अपोलो क्लिनिकल्स अस्पताल कोलकाता की आंतरिक चिकित्सा सलाहकार डॉ सुधा सत्यव्या चटर्जी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के साथ बैठक में ट्विटर के अनुरोध पर मंत्रालय के सचिव ट्विटर के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर में पोस्ट किए गए ब्लॉग असामान्य हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार जल्दी ही अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। महाराष्ट्र के ठाणे, अकोला और औरंगाबाद जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मुर्गी पालन फार्म की मुर्गियों सहित 185 से अधिक पक्षियों की मौत के बाद राज्य सरकार बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सतर्कता बरत रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि संबंधित जिला कलेक्टरों को 1 किलोमीटर के भीतर संक्रमित मुर्गियों के निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3,10,741 मुर्गियों को नष्ट किया जा चुका है। राज्य में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए 45,000 से अधिक अंडे और 64,000 किलोग्राम से अधिक पशु खाद्य को नष्ट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमित क्षेत्रों में कुक्कुट किसानों को 42 लाख रुपए के करीब का मुआवजा दिया है। सरकार ने इन किसानों को सख्त जैव सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया है और चिकन की बिक्री करने वाले दुकानदारों से दस्ताने और मास्क का उपयोग करने के लिए कहा है। नागरिकों से अफवाह और गलत धाराओं पर विश्वास न करने का आग्रह करते हुए सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि उबले हुए अंडे और अच्छी तरह से पका हुआ चिकन उपभोग के लिए सुरक्षित है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दिविज शरण स्लोवाकिया के इगोर जेलेनी के साथ कल डबल्स में पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। वहीं महिला वर्ग में अंकिता रैना रोमानिया की अपनी जोड़ीदार के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। आज डबल्स में रोहन बोपन्ना हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा और अमेरिका की वीनस विलियम भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बाद की नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और ये देश के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने में नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जन भागीदारी से भारत पेरिस संधि के अनुसार निर्धारित किए गए कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तमिलनाडु के चेन्नई में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। वे कल पुदुचेरी जाएंगे। और उत्तराखंड के चमोली जिले में व्यापक बचाव और तलाश अभियान जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।